हेलो स्टूडेंट, दिस इज अमलेश यादव, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज कार्बन तथा उसके यौगिक का ये पार्ट नंबर 2 है। जो हमने कल पढ़ाया था वो पार्ट नंबर 1 था, जिसमें केवल बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। लेकिन आज जो है इसमें सारे महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में आपको हम बताएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज कार्बन तथा उसके यौगिक में सारे प्रश्नों को आज हम बता देंगे। ठीक, आप यहाँ से सारे क्वेश्चन को लिख कर तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। देखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से, यानी जितने भी तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने उन सारे क्वेश्चंस को लिख लिया है और उसका एक आंसर दिया है, ताकि आप एग्जाम में किसी भी तरीके से आए तो कंफ्यूज न हो। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। कार्बन के कौन से 2 विशिष्ट गुणधर्म है जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या इसी को ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। यानी ये वाला प्रश्न लगभग कई साल पूछा गया है, हमने यहाँ पर लिखा है तो हमें पता है, ठीक ना। तो 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। 3 क्वेश्चंस का सिर्फ एक आंसर। देखिए हम कैसे दे रहे हैं, बस यही पूछ रहा है कि कार्बन लंबा चैन क्यों बनाता है। दूसरी बात, कार्बन क्यों सर्वतोमुखी कार्बन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखिए आंसर देखते हैं क्या लिखा है कि कार्बन यौगिकों की बहुतायत के निम्नलिखित 2 कारण है, ठीक है ना। कार्बन लंबी चैन बनाता है, बहुत ज्यादा कार्बन जुड़ता है, क्यों? उसके 2 कारण है। कौन कौन से कार्बन है? एक, कार्बन परमाणु की श्रृंखलन, कार्बन की एक लंबी चैन होती जाती है, आपको पता ही होगा, ठीक। तो पहला कह रहा है ये कार्बन की श्रृंखलन के कारण। दूसरा क्या कह रहा है? कार्बन परमाणु की चतुर्थ संयोजकता। आपको पता ही होगा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक। यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। देखिए यहाँ पे चारों तरफ पता ही होगा संयोजकता लगाई जाती है, इसके चारों तरफ 1 2 3 4। तो अब चारों संयोजकता लगाई गई है, तो यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी, चारों तरफ कार्बन लगाएंगे तो उसकी शाखा तो फैलेगी ही फैलेगी। तो इसीलिए कह रहा है, दूसरा रीजन है कार्बन परमाणु की चतुर्थ संयोजकता, ठीक। देखिए क्या कह रहा है नीचे, श्रृंखलन कार्बन परमाणुओं का विशेष गुण होता है जिसके कारण कार्बन परमाणु सीधी, शाखित या चक्रीय श्रृंखलाएं बना सकती है। कह रहा है कि कार्बन परमाणुओं का एक, उसमें उनके चयन की एक विशिष्ट ऐसी गुण होती है, या तो सीधा बना सकती है, या तो ऊपर, या तो नीचे, या तो बाएं, या तो दाएं, किधर भी वह फैल सकती है। आगे क्या कह रहा है? चतुर्थ संयोजकता के कारण कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ एकल, द्विबंध या त्रिक सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ, यानी देखिए यहाँ पर हम यहाँ लिख रहे हैं, मान लीजिए ये कार्बन है, तो अपने ही परमाणुओं के साथ जितना कार्बन जोड़ेंगे, ठीक है ना, सब के साथ जितना भी कार्बन से जुटेगा सहसंयोजक बंध के द्वारा ही जुटेगा, जिसमें कार्बन और कार्बन आपस में क्या किए रहेंगे? साझेदारी किए रहेंगे, ठीक। तो ये होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। इन तीनों रूप से बन सकता है, लेकिन जवाब दोगे सिर्फ एक रूप से आप। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक। इसमें भी देख लेते हैं, जितने टाइप से क्वेश्चंस बनेगा हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख लिया है, ठीक। और आंसर सिर्फ एक रूप से दिया है। देखते हैं कितना क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो लिखा है, कार्बनिक परमाणु की चारों संयोजकताओं के बारे में ली बेल तथा वांट हाफ की धारणा का सचित्र वर्णन करिए, ठीक। यानी वैज्ञानिक का नाम है ली बेल और वांट हाफ। ये कह रहे हैं कि इनकी सचित्र की सहायता से वर्णन करने के लिए, या ऐसे भी पूछ सकता है, चित्रों की सहायता से कार्बनिक परमाणु की संयोजकता की चतुष्फल की आकृति समझाइए, ठीक। या फिर ऐसे भी बन सकता है, यानी कार्बन की चतुष्फल की प्रकृति पर टिप्पणी करिए। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। ये वाला, ये दोनों तो थोड़ा कम संभावना बनने की संभावना रहती है, लेकिन ये वाला देखिए यहाँ पर लिखा भी है 15 20 18 20 नहीं पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक। या फिर देखिए नीचे क्या लिखा है, ये भी कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। यानी मान लीजिए इस पर ट्रिक हो सकता है अगर इस बार भी ये आ जाए, क्योंकि ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए, ठीक। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहले फिगर देखिए यहाँ पर, यानी जो मीथेन होता है CH4,
ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर बना दिया। देखिए यहाँ पर आप एक कार्बन लेंगे ऊपर, फिर इधर, फिर थोड़ा सा इसको झुका देंगे इस तरीके से, ठीक ऐसे, यानी बना सकते हैं चतुष्फल की संरचना, जिसे लीबेल और वांट हाफ ने बताया था। ठीक है, देखिए क्या कह रहा, चलिए देखा जाए। कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही समतल में समान रूप से 90 डिग्री कोण पर वितरित नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो CH4 होता है ये 90 डिग्री पर यानी ऐसे 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 करके मौजूद रहता है, नहीं, 90 डिग्री के कोण पर नहीं बनता है। दूसरी बात क्या करा है, लीबेल तथा वांट हाफ के अनुसार यदि कार्बन परमाणु को किसी समचतुष्फल के केंद्र पर स्थित माना जाए तो इसकी चारों संयोजकताएं समचतुष्फलकी के चारों शीर्ष को केंद्र से मिलाने वाली 4 सरल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। यानी यही कह रहा है कि एक कार्बन और क्या कहते हैं 4 हाइड्रोजन को कुछ ऐसा व्यवस्थित किया जाए, एक समतल पर व्यवस्थित किया जाए और कार्बन केंद्र पर रख दिया जाए और चारों को मिला दें, तो मिलाने पर क्या एक सरल रेखा जैसी वह प्रदर्शित होती हुई दिखाई देंगी। आप खुद ही देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि सेंटर में ले रहे हैं कार्बन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, उसके बाद हम मिला दे तो एक सरल रेखा जैसी वह मिलती हुई दिखाई देगी। ठीक, ऐसे करके, ठीक, समतल में। आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार किन्हीं भी दो संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट इसे पढ़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। कार्बन की चारों संयोजकताएं चित्रानुसार आकाश में वितरित रहती हैं। यानी ये कह रहा है, क्या कह रहा था कि 109 डिग्री 28 मिनट यानी जो ये बना हुआ था, अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये देखिए, हाँ, अब दो संयोजकताओं की बात करोगे यानी इसकी और इसकी जब बात करेंगे, इसके बीच में कितना कहा, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनेगा। ये बातें याद रखिएगा आप, ठीक। और ये इसी रूप से क्या होते हैं, फैले रहते हैं, अपना स्ट्रक्चर बनाए रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। यानी ये क्वेश्चन नंबर 3, देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो पहली बात, आप इसे सजाती भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सजातीय, क्योंकि एग्जाम में केवल सजाती श्रेणी के नाम से ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। या फिर देखिए इसी को ऐसे इस तरीके से पूछ सकता है, सजाती श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर समझाती ही लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है समझाती श्रेणी एवं इसके उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप ऐसे याद करिए इसको, सजाती श्रेणी एवं इसके उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक बार जरा निगाह डालिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी लगातार पूछा है, तो इस साल भी हो सकता है ये पूछेगा, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये। चलिए निगाह डालिए इस पर, क्या कह रहा है, सजाती श्रेणी होता क्या है, तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। यानी कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह क्या होता है, एक जैसा होता है। अब चाहे हम क्या करें, OH चले चाहे COOH चले, ठीक है ना, क्रियात्मक समूह एक ही जैसा रहेगा, क्या कहलाएगा, तथा उसके सदस्यों को समजात गुण कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो तथा उनके सदस्यों को हम लोग क्या कहते हैं, सजाती श्रेणी कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि एग्जांपल क्या लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, मेथेनॉल, मेथेनॉल में CH3OH, यहाँ पर OH पड़ा हुआ है, और एथेनॉल, यानी कहने का मतलब यहाँ पर एक कार्बन था, यहाँ पर 2 कार्बन। सजाती का मतलब ये भी जान लीजिए, बढ़ता हुआ क्रम होता है, यानी एल्केन का अगर सदस्य 1 ले ले तो मेथेन, सदस्य 2 ले ले तो एथेन, यानी पहले मेथेन था अब मेथेन हो गया, पहले मेथेन था अब एथेन हो गया, यानी वो भी बढ़ रहा है। साथ साथ में जो फंक्शनल ग्रुप होगा, क्रियात्मक समूह होगा, वह नहीं बदलेगा, एक समान ही रहेगा। तो देख लीजिए OH, यहाँ पर भी OH,
यहाँ पर भी। आगे आते हैं प्रोपेनॉल में, देखिए प्रोपेनॉल में भी कार्बन 3 हो गया, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 हो गया, लेकिन OH ग्रुप एक ही है, यही कहलाता है सजातीय श्रेणी। ठीक, देखिए लिखा है समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण है। इसके लक्षण कितने हैं? 2 लक्षण बता दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। हम चाहेंगे सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित तो आसानी से कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? सभी सदस्यों को एक ही क्रियात्मक समूह होता है। देखिए वही बातें बोला, OH इधर, OH इधर, इधर OH, यानी एक ही क्रियात्मक समूह होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आप इसे नोट करिए और प्रयास करिए तैयार करने का। ठीक, देखिए हम यहाँ पर उतना ही क्वेश्चंस लिखे जितना आपके लिए जरूरी है। तो यदि आप तैयारी नहीं किए हैं तो भरोसा मानिए, आप लिखिए और तैयारी कीजिए, और अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप रिवीजन कर लीजिए यहाँ से। ठीक, क्योंकि हमने जितना लिखा है काफी है उतना आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। ये जो होगा प्रश्न नंबर 4, ये जो है प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए देखा जाए। निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। हमने कल के वीडियो में बताया था IUPAC का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक, तो ये बात ध्यान दीजिए जरा। देखिए कितने साल पूछा है, 2018 में भी, 22 में भी, 23 में भी, यानी 24 में भी आने की संभावना 80% है इसकी। ठीक, तो हमें इसका नाम लिखना है। तो चलिए पहले नाम लिख लिया जाए। क्या कह रहा है ये? CH3, CH3, CH3 और OH है। हमने आपको नाम लिखने के लिए बताया था, तो आप हमें कमेंट करिए आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो बताइए, फिर से हम नोमेनक्लेचर का अलग से वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। ठीक, चलिए हमने कहा था जहां से OH समूह नजदीक पड़े आप गिनती उधर से ही करोगे, तो OH इधर है। ठीक, और गिनती हम इधर से करेंगे 1 2, सीधी चयन के रूप में गिनती कर लिए। 2 मेथिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, यानी कितने नंबर पर? दूसरे नंबर पर। तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए पहले नंबर पर 2 मेथिल ग्रुप है, 2 बार है, 2 बार लिखेंगे 1 1 डाई मेथिल। देखिए पहले नंबर एगो इसके लिए तो 1 और एगो 1 1 1 2 है तो डाई। ठीक, 1 1 डाई। CH3 को बोला जाता है मेथिल। और ठीक, कितना कार्बन है? 2 कार्बन के लिए होता है 1 और OH के लिए लगाया जाता है नाल। क्या हो गया? एथेनॉल, यानी 1 1 डाई मेथिल एथेनॉल इसका जो होगा आंसर होगा। चलिए देखिए इसका, आप इसको देखिए घबराइएगा मत, इसको आप चाहे तो सीधा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए ये CH3 है, एक बॉन्ड निकला हुआ है, ये कार्बन है, इसको क्या करिए ऊपर लिख दीजिए और इसको बॉन्ड लगा के इधर लिख दीजिए। अब गिनिए कितना कार्बन है, तो कार्बन 1। ठीक, कितना कार्बन है? 1 2 3। ठीक, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हो? 3 कार्बन के लिए लगाते हो आप प्रोप, और CO के लिए लगाया जाता है नोन। क्या हो गया? प्रोपेनोन। लेकिन कितने नंबर पर CO है? दूसरे नंबर पर, तो आगे 2 लगा दोगे। प्रोपेनोन 2 होगा इसका। एक बार ध्यान दीजिए और देखिए और लिखिए। ठीक, तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। देखिए पहले क्या आपको आ रहा है, आप इसे बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों का UPSC में नाम लिखिए। यानी अभी यहाँ पर देखिए 2017 में पूछा गया था और भी समय में पूछा गया था। ठीक, कैसे लिखेंगे इसका? यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड भी आ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। क्या करेंगे हम? गिनती किधर से करें? तो गिनती हम इधर से ही करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से ही नजदीक पड़ा, इधर से नहीं। और इधर से इधर एक पार्श्व श्रृंखला भी निकला हुआ है, तो इसको भी वर्ता हमें देना पड़ेगा। तो 1 2 3 4। ठीक, सबसे पहले दूसरे नंबर पे क्या है? मेथिल है, तो हम लिख लेंगे। चलिए नीचे लिख देते हैं 2 मेथिल। ठीक, 2 मेथिल। उसके बाद कितना कार्बन है? 3 कार्बन। 4 कार्बन के लिए यूज होता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, लेकिन बीच में डबल बॉन्ड है, इन लगा दीजिए, ब्यूटीन हो जाएगा। लेकिन एक बार ध्यान दीजिए कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, तो ब्यूटीन 2 हो जाएगा। ये हो गया इसका नाम। चलिए इसका देखते हैं।
1 और 2। ठीक, 2 कार्बन है तो 2 कार्बनों के लिए आप क्या यूज करोगे, लिखोगे 1 2 डाई, यानी 1 2 डाई। क्या लिखोगे इसके लिए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एक है और OH के लिए लिख दोगे नाल, यानी क्या हो जाएगा 1 2 डाई एथेनॉल। ठीक, ये हो गया इसका ये। अब जो है अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए आ गया स्क्रीन पर, इसका भी नाम लिखना है। हमने आपको 2 लगातार IUPAC नाम बताए, ये भी बताइए आप। देखिए बार बार बताने का मकसद यही है, इस चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण यही है। यदि आप लापरवाही करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए लापरवाही से केवल आप बोर्ड पास कर सकते हो या फिर आप ग्रेजुएशन पास करते हो, लेकिन लापरवाही से कभी भी आप कंपटीशन नहीं पास कर सकते हो। यदि लापरवाही कंपटीशन में करोगे तो उठा के फेंकेगा 2 कोस दूर, इसीलिए आप लापरवाही ना करिए, पढ़ाई कीजिए। चलिए देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित का IUPAC में नाम लिखिए। क्या कह रहा है IUPAC में नाम, पहला देखिए कहां से गिनती करें हम, इधर से कि उधर से, चलिए आप बताइए हमें। तो गिनती देखिए यहाँ पर क्लोरीन दिखाई दे रहा है, तो हम क्लोरीन की तरफ से गिनती करेंगे। ठीक, यानी 1 2 3 4, यानी यहाँ पर 4 कार्बन है, तो सबसे पहले क्लोरीन आया है तो हम क्लोरीन के लिए क्लोरो लगा देंगे, तो लिख देंगे देखिए क्लोरो, टोटल कितना कार्बन, नहीं क्लोरीन की गिनती कभी होती ही नहीं, गड़बड़ा गया ये। ठीक है, क्लोरीन की गिनती नहीं होती है, 1 2 3। ठीक, पहले नंबर पर क्लोरो है तो आप लिख सकते हो 1 क्लोरो, पहले पर क्लोरो है तो 1 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, बीच में सिंगल बॉन्ड एन जोड़ दीजिए, क्या हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये 1 क्लोरो प्रोपेन है। ठीक, ये आगे दूसरा क्या कह रहा है, CH3 CH और CH3, यानी दूसरे वाले कार्बन पर OH निकला हुआ है, तो देखिए गिनती करें 1 2 3। ठीक, दूसरे नंबर पर OH है, पहले 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिख लीजिए। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है। ठीक, OH लगा है तो नाल लगा दीजिए, OH के लिए नाल होता है, और सिंगल बॉन्ड है तो इन लगा दीजिए, यानी प्रोपेनाल हो गया। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए दूसरे नंबर पर OH लगा है तो आप आगे लिख दीजिएगा 2, प्रोपेनॉल 2। कमेंट कीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहा है, देखिए ये प्रश्न नंबर 7, चलिए सेलेक्ट कर दे रहा हूं थोड़ा दूसरा मार्कर। प्रश्न नंबर 7 देखिए कह रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, देखिए कितने तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है या पूछा भी गया है। यहाँ पर 20 19 18 19 20 21 22 23 17 18 20 22 23 हर बार क्वेश्चन पूछा गया है और हर तरीके से पूछा गया है, इसीलिए सब तरीका हमने यहाँ पर लिख लिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाइए, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है, मेथेन से क्लोरीन की अभिक्रिया का केवल एक समीकरण लिखिए। ठीक, या तो ऐसे भी पूछ सकता है, या करके सब है या। ठीक, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक, चलिए सबका आंसर सिर्फ एक रूप में देखते हैं। क्या लिखा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में लिखा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी एक अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, जिसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, यानी कह रहा कि कोई एक परमाणु रहता है और दूसरे वाले परमाणु को विस्थापित करके उसी की जगह पर शिफ्ट हो जाता है, यही कहलाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, आगे देखिए एग्जाम्पल के लिए दिखा है, मेथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर इसके एक एक करके चारों हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यहाँ पर दिखाया गया CH4, यानी चलिए इसको जरा हम बता दें अपने तरीके से आपको। देखिए यानी CH4 कार्बन के पास चारों हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक, और यहाँ पर हमें क्लोरीन के साथ अगर करानी है क्रिया तो पहले क्या करेगा, ये क्लोरीन इसको चहेटेगा और इसके जगह पर लग जाएगा, यानी इसको क्लोरीन क्या करेगा, हटा देगा। ठीक, यानी देखिए H
H, यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा जाके और ये H इसके साथ चला जाएगा, बच जाएगा HCl, यानी CH3Cl बनेगा। तो ये देखिए मेथेन और क्लोरीन जब किया है तो CH3Cl जिसे कहा जाता है क्लोरोमीथेन प्रतिस्थापी उत्पाद, यानी क्लोरीन यहीं पर आ गया और हाइड्रोजन क्लोराइड को लेके बाहर चला गया। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन। अगर ऐसे नहीं समझो तो एक बार हमारे तरीके से देख लीजिए और इसको आप चाहे तो ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, ऐसे भी अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को आसानी से हटा के उसके जगह पर आ जाता है, वही कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए यहाँ पर, जब कोई खुशहाल जिंदगी में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री होती है, ठीक, तो उस खुशहाल जिंदगी में पहले वाले को लात मार के बाहर फेंक दिया जाता है और उसके जगह पर खुद ही सेट हो जाता है, यही कहलाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, यहाँ पर भी देखिए पहले से कोई H2SO4 में दो जिंदगियां थी और ये तीसरे वाले ने एंट्री की और पहले वाले को लात मार के बाहर निकाल दिया गया और ये उसके जगह पर सेट हो गया, यही कहलाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 9, ये प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है साबुन क्या है, इसके बनने की रासायनिक समीकरण दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। देखिए इसके भी 1 2 3 4 यानी 4-5 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन पांचों तरीकों को हमने यहाँ पर लिख लिया, एक बार जरा गौर फरमाइए। 14 15 16 17 18 20 22 2016 कितना बार पूछा है, तो हो सकता है इस बार भी पूछेगा। तो चलिए देखिए क्या हम इसका डायरेक्ट क्या करते हैं, आंसर बताते हैं। हम कह रहा है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं, यानी उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक रहेगा उसमें मोनोकार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न रहेगा, यानी केवल एक क्या रहेगा उसमें एसिड रहेगा और उसी को या तो सोडियम के द्वारा या तो पोटेशियम के द्वारा हटा के वही आके सेट हो जाएगा वहां पे, तो उसी लवण को हम लोग क्या कहेंगे, साबुन कहेंगे। कह रहा है ये तेल और वसाओं के तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या के OH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं, इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। देखिए साबुनीकरण किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा, हर साल पूछ रहा है, इस साल भी आ रहा है, गारंटीड है। आप इसे क्या करिए, तैयार कीजिए। साबुनीकरण किसे कहते हैं, कुछ नहीं कहा गया था, बस एक आ गया था उच्च अणुभार वाले यौगिक हैं सोडियम या पोटेशियम के द्वारा क्या करेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न हो जाएंगे, उनके जगह पर ये आके लग जाएंगे, ये क्या कहलाएगा, साबुनीकरण कहलाएगा। एक बार इनको बनाने की विधि जरा देख लीजिए, रिएक्शन कैसे बनाया। तो देखिए यहाँ पर वसा लिया गया है, ठीक, आप देख पा रहे होंगे वसा, ठीक, वसा। चलिए यहाँ पर एक बार जरा लिख के दिखा देता हूँ कैसे बनाया है। CH2 और यहाँ पर देखिए COC17H35, फिर यहाँ पर CHOCOC17H35, फिर CH2OCOC17H35 क्रिया कराया जाता है किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक, क्रिया कराया जाता है अगर NaOH के साथ। थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहे हैं तो आप इसमें काम करिए, यहीं से तोड़ दीजिए सीधे। जब यहां से तोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ये सीधे सीधे देखिए C17H35, C इधर का O और इधर का O और इधर का क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा इधर, ठीक। C17H35 COONA बन गया ये, ठीक। और 1 2 3 3 बनाए इसीलिए यहाँ पर 3 लगा दीजिए, ये बन गया आपका साबुन। बाकी बचा क्या, तो बचा आपका ये CH2 और ये OH, इधर बचा ये CHOH इधर और CHOH इधर, ये बन गया आपका क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल और साबुन, ठीक। ऐसे ही आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी अपने आप में एक जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर तैयार करिएगा क्योंकि देखिए कितने तरीके से पूछ सकता है। प्रश्न नंबर जो है ये 10 है, कह रहा है मिसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक बार गौर फरमाइए, 16 18 22 23 या फिर ऐसे भी मिसेल क्या है उदाहरण द्वारा समझाइए, इसका महत्व साबुन की सफाई प्रक्रिया में क्या है।
देखिए 2019 से किस में भी, या ऐसे भी पूछ सकता है साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिसाल अवधारणा के आधार पर समझाइए, या फिर ऐसे करके आप ये लिख लीजिएगा यहाँ पर या करके, ये सब एक ही प्रश्न है। साबुन के निर्मलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, यदि वीडियो का स्पीड धीरे है तो आप इसे बढ़ा लीजिएगा, अगर तेज है तो थोड़ा कम कर लीजिएगा। अगर ना समझ में आए फिर एक बार बैक करके देखिएगा, वो भी ना समझ में आए तो एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर से बताएंगे आपको। चलिए आंसर आइए देखिए, कह रहा है कि साबुन को जल में घोलने पर ये RCOO निगेटिव यानी ऋणायन क्लोराइड के कणों के रूप में एकत्रित हो जाता है। इन कणों में कार्बोक्जिलेट आयन का ध्रुवी ऋणावेशित सिरा जल की ओर आकर्षित रहता है, जबकि अध्रुवी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला केंद्र की ओर एकत्रित होकर एक संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। इस मिसेल के कारण पानी में इमल्शन का निर्माण होता है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि जब भी आप साबुन को पानी में घोलोगे, तो जब साबुन को पानी में, मान लीजिए आपने यहाँ पे साबुन था, क्या बोलते हैं हम, C17H35COO, ठीक, तो COO जो है और ये Na जो है, यही बॉन्ड टूटेगा, इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वही तो कह रहा है कि C17 और H35 COO ऋणायन में और यही जो होगा धनायन में टूटेगा। देखिए वही कह रहा है। अब यहाँ पर C17H35 को पता ही होगा आपको, R के द्वारा दर्शाया जाता है, दिखा दिया जाता है, एल्किल ग्रुप है। तो RCOO माइनस ऋणायन में क्लोराइड कणों के रूप में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। इन कणों को कार्बोक्जिलेट आयन कहते हैं। आयन का ध्रुवी ऋणावेशित भाग क्या लिखा है, सिरा जल की ओर आकर्षित रहता है, यानी जो ऋणावेशित है, ध्रुवी जो भाग रहता है वह क्या होता है, जल सिरा की ओर आकर्षित रहता है, जबकि अध्रुवी भाग जितना हाइड्रोकार्बन होता है उसके तरफ आकर्षित होता है, यानी उसके तरफ एकत्रित हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, ये एक संरचना का निर्माण कर देती है, ये दोनों मिलके एक संरचना का निर्माण कर देती है, जिसे क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। इस कारण पानी में इमल्शन का निर्माण होता है, और जो आपके गंदे कपड़े होते हैं उसमें ये इमल्शन जाके उनके पकड़ को कमजोर कर देता है, और आपके कपड़े क्या होते हैं, साफ हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर आते हैं 11 पे। ये देखिए इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से जरा देखिएगा एक बार। केवल आपको क्या देना है इसमें, रासायनिक समीकरण देना है। क्या देना है इसमें, रासायनिक समीकरण देना है। तो लिखा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला लिखा है एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। दोस्तों ये जरूर तैयार करिएगा, हर साल पूछा जाता है, इस बार भी ये पूछा जाएगा। चलिए देखिए, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसका आंसर हमें बताना पड़ेगा, तो जगह चाहिए उसके लिए हमको। चलिए इतना करके बताते हैं। लिखा है कि एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, यानी एथिल एल्कोहल, यानी दिखाई दे रहा, ये दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, व्हाइट ही लेना पड़ेगा, यानी C2H5 और OH। एथिल एल्कोहल क्या कर रहा है, सोडियम से अभिक्रिया करता है। किसके साथ, एथिल एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है, यानी सोडियम से अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, एक बार जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक, तो आप एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो होगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक, हाइड्रोजन गैस जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर H2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर O और H के बीच में जो होगा विखंडन होगा। देखिए O और H के बीच में, तो ये जो होगा बंद को खींचेगा इधर। ठीक, इस पर निगेटिव आएगा और इन पर पॉजिटिव आएगा। इस पर पहले से ही पॉजिटिव होता है, सबको पता है, तो ये पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ आना चाहेगा, तो बनेगा क्या, C2H5ONA। देखिए C2H5ONA बन गया, और जो एक हाइड्रोजन बचा, तो एक हाइड्रोजन कभी बाहर नहीं निकलता, हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, इसीलिए H2 लिखा जाता है। लेकिन जब यहाँ H2 लिखोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो आप क्या किए हैं, केवल एक H है, तो आगे आप लगाएंगे 2, तो जब यहाँ 2 लगाएंगे तो ये भी 2 हो गया, तो इसे भी क्या करिए आप आगे लगा दीजिए 2। ठीक, अगर यहाँ आगे 2 लगा दिए तो Na भी तो 2 हो चुका, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, NO को भी 2 करेंगे। ये दोस्तों बन गया आपका क्या,
सोडियम एथॉक्साइड। क्या बन गया? सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, आप लिख लीजिएगा, ये क्या आपका एथिल एल्कोहल है। आप रिएक्शन के नीचे नाम जरूर लिखिएगा। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं, क्या कह रहा है? एथिल एल्कोहल को NaOH के साथ गर्म करते हैं। एथिल एल्कोहल को NaOH के साथ, यानी पहला वाला हो चुका है, दूसरा वाला चेक करते हैं। एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH को किसके साथ गर्म किया जाता है? एथिल एल्कोहल को NaOH के साथ, यानी NaOH। हमको एक चीज दिखाई दे रहा है, हम इसको थोड़ा अपने तरीके से सेट कर लेते हैं। OH को लाते हैं इधर और Na को लाते हैं इधर। ठीक, आप एक काम करिए, जल को बाहर फेंक दीजिए। ठीक, जल को बाहर अगर फेंक देंगे तो सीधा सीधा क्या बचा? C2H5ONa, यानी C2H5ONa। यह भी सोडियम एथॉक्साइड है और ये आपका एथिल एल्कोहल है। ये हो गया दोनों रिएक्शन, आप इसे उतारिए। ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलिए अब तीसरा वाला बताते हैं हम आपको क्या लिखा है। तीसरा देखिए, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए आप अपने आप से। कह रहा है एथिल एल्कोहल को अम्लीय K2Cr2O7 के साथ गर्म करते हैं, यानी एथिल एल्कोहल C2H5OH को क्या किया जाता है? आप ये भी लिख सकते हो KMnO4, यानी पोटेशियम परमैंगनेट उपस्थिति में जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन देता है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। तो जब भी ऑक्सीकरण होगा तो पता ही होगा आपको, यह एसिड में हमेशा कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? एसिड में। क्या बनेगा? आपका बनेगा CH3COOH प्लस, आप H2O निकाल दीजिए यहाँ पे बाहर, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन को लाना पड़ेगा दूध, यहाँ पर दूध लगा दीजिएगा। ये बन गया आपका ये। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा है, चौथा देख लीजिए। आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। रिएक्शन का मतलब आपको प्रैक्टिस करना होता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, CH3COOH के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है? एक चीज हमको अभी भी दिखाई दे रहा है कि हम यहां से क्या करेंगे, जल को जो है बाहर निकालेंगे। देखिए सीधा सीधा आप जल को क्या कीजिए, बाहर फेंकिए, बाकी जो बचा लिख दीजिए C2H5, उसके बाद ये CO और इसमें का एक O दिखाई दे रहा है। आप देखिए C2H5, उसके बाद CO, इधर एक ऑक्सीजन है और इधर CH3 है। ये बन गया आपका क्या बोलते हैं, ये एथिल मेथनोएट बन गया आपका। ठीक, तो ये रहा अध्याय 4 का पूरा वीडियो। ठीक, सारे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण थे बोर्ड के लिए हमने यहाँ पर बता दिया है 2 लेक्चर में। आप इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक, और जो नो आपको समझ में आए एक बार कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और दोस्तों जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को हर बच्चों तक शेयर करिए, क्योंकि हर किसी को इसकी जरूरत है, खासकर जो बोर्ड के लिए बैठे हैं उनके लिए। ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करिए, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।